2025 की सबसे बेहतरीन डूम्सडे सीरीज आ गई है। दुनिया तबाह हो रही है, जमीन धंस रही है और सिर्फ अरबती ही इस बंकर में अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, असली बुरा सपना शुरू होता है। लालच, इंसानियत का धोखा, ये सब न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज्यादा भयानक है। बिलियनर बंकर, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान जिंदा रहने लायक भी है। ये खास तौर पर अमीरों के लिए बनाया गया डूम्सडे बंकर है, जहां हर किसी के कपड़ों पर घीकर काउंटर लगा है जो रेडिएशन और हवा की क्वालिटी मापता है, और स्मार्ट बैंड शरीर की हर हरकत को डिटेक्ट करता है ताकि स्टाफ रियल टाइम में नजर रख सके और तुरंत इलाज दे सके। इस बंकर की गोलाई 20,000 मीटर है और ये बहुत बड़ा और आलीशान है। यहाँ का कलर थीम एम्बर और फिरोजी है, जिससे दिमाग और मन को बहुत शांति मिलती है। बंकर के बेडरूम का दरवाजा सिर्फ हथेली स्कैन करने पर ही खुलता है, जो कि बहुत आसान और सुरक्षित है। इसके अलावा बंकर में टहलने के लिए एक गार्डन है, बच्चों के खेलने और पढ़ने के लिए किड्स जोन है, और अमीरों के रिलैक्स करने के लिए स्पा भी है। तो इस बंकर में रहने की क्या कीमत है? सबसे पहले यहाँ एक इंसान की फीस 3 मिलियन यूरो से शुरू होती है। जब अमीर लोग बंकर में आते हैं तो उन्हें अपने फोन बंकर के एक सेफ लॉकर में रखने होते हैं, ताकि कोई फोन के जरिए बंकर की लोकेशन को ट्रैक न कर सके। चूंकि बाहर दुनिया में देशों के बीच लगातार झगड़े चल रहे हैं, बंकर ने सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा, इसलिए कई लोग यहाँ रहने आ गए। लेकिन एक बूढ़ी औरत के लिए यहाँ का पहला खाना बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि स्टाफ ने उसे बताया कि यहाँ लंच बुफे सिस्टम है और उसे खुद जाकर अपना खाना लेना होगा। ऐसे वीआईपी क्लाइंट के सामने एक मामूली वेटर भला क्या जवाब देता, इसलिए उसने बंकर की मैनेजर हेलेन को बुला लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि हेलेन की एंट्री इतनी ग्रैंड होगी। पूरा स्टाफ एक साथ अंदर आया और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। इसके बाद ही हेलेन बाहर आई। उसने सबको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और फिर अमीरों से कहा कि वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। लेकिन बाहर के हालात देखते हुए अमीरों को लगा था कि वो कुछ दिन यहाँ छिपकर रहेंगे, पर अब शायद उन्हें हमेशा के लिए यही रहना पड़े। हेलेन ने अमीरों को बताया कि अभी के हालात के हिसाब से बुफे ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे स्टाफ और खाना दोनों की बचत होती है, जब तक कि कोई इससे बेहतर आइडिया न दे। उस बूढ़ी औरत को चुप देखकर हेलेन ने डॉक्टर और मेडिसिन हेड से मिलवाया और कहा कि अगर तबीयत खराब हो तो वो सीधे उनके पास जा सकते हैं। इस लंच के दौरान सभी अमीर बहुत डरे हुए और घबराए हुए थे। खाने के बाद किसी ने वर्कआउट किया तो डेविड ने शराब पीकर टेंशन दूर करने की सोची, लेकिन अभी उसने 2 ड्रिंक ही ली थी और तीसरी पीना चाहता था तो उसे मना कर दिया गया। बंकर में ये पहला ही दिन था और शराब की भी लिमिट तय थी, तो आगे कैसे गुजारा होगा? तभी डेविड का दोस्त बार पर आया और 2 विस्की मंगाने के बाद उसने एक गिलास डेविड की तरफ बढ़ा दिया। डेविड ने अभी पी भी नहीं थी कि उसने देखा गिलास की शराब बुरी तरह हिल रही है। उसी वक्त बंकर में मौजूद बाकी लोगों ने भी महसूस किया कि पता नहीं क्यों बहुत तेज भूकंप आ रहा है, और सारे डिस्प्ले पर एक मैसेज आ गया जिसमें सबको डोम में छिपने को कहा गया। बंकर के लाउड स्पीकर और सायरन में भी यही बात बार बार रिपीट हो रही थी। गिरते हुए पत्थर से डेविड को सिर में थोड़ी चोट आई। शुक्र है दोस्त ने मदद की और वो किसी तरह डोम जाने वाली लिफ्ट के पास पहुंचे और हाथों से दरवाजा खोला। उनके अंदर जाते ही लगा कि ये लिफ्ट खराब हो गई है, लेकिन अच्छा हुआ इमरजेंसी ब्रेक लग गया और वो सब सही सलामत डोम वाले फ्लोर पर उतर गए। ये सारे अमीर लोग बेघर लोगों की तरह लड़खड़ाते हुए किसी तरह डोम के अंदर पहुंचे और देखा कि वहां बड़ी स्क्रीन पर अलग अलग देशों की न्यूज चल रही है। न्यूज देखकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सभी देशों के बीच जंग छिड़ गई है। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हेलेन बड़ी स्क्रीन के सामने स्टेज पर आई। उसने कहा, अभी अभी एक अटलांटिक एलायंस बेस पर न्यूक्लियर हमला हुआ है, जिससे जमीन के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई है। जो झटका आपने अभी महसूस किया वो उस ब्लास्ट का शॉकवेव और उसके बाद का आफ्टर शॉक था। अभी के खतरे को देखते हुए बेहतर होगा कि सब लोग डोम में ही अपनी जान बचा कर रहें। आखिरकार डोम जमीन से 300 मीटर नीचे है, तो यहाँ रहना बाहर से तो बहुत सेफ है। साथ ही इंटरनेट पर चल रही न्यूज का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, जिससे आप लोग न्यूज देखकर बाहर के हालात जान सकेंगे। हेलेन की बात खत्म होते ही सारी स्क्रीन्स एकदम से बंद हो गई। फिर सबने उस ब्रिज की तरफ देखा जहां से वो आए थे। हेलेन ने कुछ भी नहीं बताया और फौरन वहां से चली गई। जब वो वापस आई तो उसने एक खबर दी, लाइव ब्रॉडकास्ट शायद एंटीना में खराबी की वजह से रुक गया है। बंकर मैनेजमेंट एक सिक्योरिटी हेड और एक वर्कर को बाहर उसे ठीक करने भेज रहा है। ये पूरा मिशन लाइव दिखाया जाएगा और वो भी सबके साथ यही बैठकर देखेगी। जैसे ही दोनों ने प्रोटेक्टिव सूट पहने, अमीरों ने देखा कि वो लिफ्ट से ऊपर गए और जैसे ही उन्होंने बाहर का दरवाजा खोला, पीली रेत उनके चेहरे पर आ लगी, जिसे देखकर स्क्रीन के सामने बैठे अमीर भी बुरी तरह डर गए। आसमान पूरा पीला हो चुका था और डेटा एनालिस्ट तापमान और रेडिएशन लेवल बता रहा था। गाड़ी के अंदर वाले जाहिर है कि किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचेंगे। उनमें से एक टूटे हुए पुल की तरफ गया और दूसरा भी उसके पीछे पीछे गया। उन्होंने सामने ऐसा नजारा देखा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। ये देखकर हेलेन ने फौरन उन्हें अलर्ट किया कि उनके प्रोटेक्टिव सूट ऐसे माहौल में ज्यादा देर तक उन्हें नहीं बचा पाएंगे, इसलिए जल्दी से एंटीना लगा दे। और डेटा एनालिस्ट की बात से भी हेलेन का शक सच निकला। 240 मिली सीवर्ट रेडिएशन तेजी से बढ़ता जा रहा था। दोनों ने जल्दी से बॉक्स से एंटीना निकाला और तार को रिसीवर से जोड़ दिया और फिर उनमें से एक एंटीना को लोहे के पाइप पर सेट करने लगा। तभी वीडियो और आवाज अचानक रुक रुक कर आने लगी। सबने धुंधला सा देखा कि एंटीना पुल के नीचे गिर गया और उस आदमी ने एक पेचकस से अपने सूट को रेलिंग से अलग किया। इतना बड़ा हादसा देखकर हेलेन भी घबरा गई। उसने देखा कि वो दोनों वापस बंकर में आ गए हैं, तो वो भी जल्दी से अपना सूट पहनकर उनके पास गई। उनके फटे हुए सूट को चेक करके हेलेन समझ गई कि सूट लीक हो गया है, तो उसने बिना कुछ सोचे फौरन कैमरा बंद कर दिया। 10-15 मिनट बाद हेलेन डोम में वापस आई। उसने ये नहीं बताया कि उस वर्कर का क्या हुआ जिसका सूट फटा था, बल्कि अमीरों से कहा कि उन्होंने भी बाहर का हाल देख ही लिया है, अभी डोम में ही रहना सेफ रहेगा। बंकर की तरफ से सबको कंबल और खाना दे दिया जाएगा। ये बोलकर हेलेन वहां से चली गई, लेकिन बाहर आते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब वो स्टाफ एरिया में पहुंची तो जैसे जैसे कैमरा जमीन के ऊपर की तरफ जाता है, हम देखते हैं कि जमीन पर सब कुछ बिल्कुल शांत और नॉर्मल है। इतने सारे अरबतियों
को बंकर में बंद करके हेलेन आखिर चाहती क्या है। जिस पल से अमीरों को बंकर में आने का अलर्ट मिला था, उसी वक्त से ये सारा खेल शुरू हो गया था। बंकर ने अमीरों को बताया कि उन्हें बड़े बड़े सूटकेस लेकर भागना होगा और उन्हें खास तौर पर अपने सामान का ध्यान रखने को कहा गया ताकि उनके दिमाग में डर बैठ जाए। टीवी पर चल रही न्यूज भी बाहर की टेंशन के बारे में ही थी, जिसे कंट्रोल करना बंकर वालों के हाथ में नहीं था। लेकिन जब अमीर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठे तो बंकर वालों ने बहुत आसानी से सारे हालात को और भी गंभीर बना दिया। जब ये अरबती बंकर में आए तो वो पूरी तरह से उनके बिछाए जाल में फंस चुके थे। इस बंकर का शेल्टर एक मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पर बना है जो भूकंप के झटके सह सकता है, लेकिन ये सिस्टम नकली भूकंप भी पैदा कर सकता है। बस मशीन चालू करनी है और प्लेटफॉर्म के स्प्रिंग हिलने लगेंगे, जिससे बंकर में रहने वाले सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि सच में भूकंप आ रहा है। बेशक इसे और भी रियल बनाने के लिए उन्हें अमीरों को अपना पूरा ड्रामा भी दिखाना था, और ये छोटे छोटे डिटेल्स ही इसे असली बनाते हैं। बंकर के ऊपर चारों तरफ धूल है, तारों में स्पार्किंग हो रही है, ये सब बहुत चालाकी से सेट किया गया है। जब जमीन धंसती है तो प्रेशराइज धुआं निकलता है। इन छोटी छोटी बातों से अमीरों को यकीन हो जाएगा कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है, जिससे उन पर मेंटल प्रेशर पड़ेगा। यहाँ तक कि लिफ्ट में भी बारीकियों का पूरा ध्यान रखा गया। जब अमीर लोग लिफ्ट में गए तो उन्हें लगा कि एक बेयरिंग टूट गया है और उसके रगड़ने की आवाज सबको अंदर तक डरा रही थी, जब तक कि वो पटरी से नहीं उतरी। चक्कर आने और जीरो ग्रेविटी के एहसास ने अमीरों को रोलर कोस्टर जैसा फील कराया और 80 मीटर फ्री फॉल के बाद जमीन से टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी ब्रेक लग गया। मुझे यकीन है कि इस वक्त लिफ्ट में मौजूद सभी अमीरों को लगा होगा कि वो सच में बहुत लकी है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद भला कितने लोग शांति से दिमाग लगा पाएंगे। और यही सही वक्त था जब उन्हें अलग अलग देशों की न्यूज दिखाई गई, जिसमें हर जगह सिर्फ जंग की बातें थी, जंग की खबरें थी। आज के समय में जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है तो शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन न करें, इसलिए एक बिल्कुल असली लगने वाली फिल्म दिखाई गई, जिससे उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाए कि दुनिया का अंत सच में आ गया है। ये फिल्म बंकर के 2 कर्मचारियों के नजरिए से दिखाई गई है, जिसमें वो दोनों बंकर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस फिल्म की लंबाई सिर्फ 8 मिनट है, लेकिन इसे बनाने का खर्च $2 करोड़ तक आया है। इस डिजास्टर फिल्म को परफेक्ट बनाने में 2 साल का समय लगा। इसे किसी भी सीन पर रोककर देख ले। अमीरों को हर एक फ्रेम बिल्कुल असली लगना चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि दुनिया खत्म हो चुकी है। इसे पूरी तरह असली दिखाने के लिए डायरेक्टर ने सीधे एक खदान में बंकर के बाहर वाले पुल का हूबहू असली सेट बनाया। बाहर हालात देखने जाने वाले दोनों बंकर कर्मचारियों के हर एक मूवमेंट को डायरेक्टर ने खुद डायरेक्ट किया था। इतनी बारीकी के बाद भला किसे शक होगा कि दुनिया के खत्म होने की बात झूठी है, खासकर वो आखिरी जले हुए दस्ताने और वो दर्द भरी चीखें। यही इस फिल्म का आखिरी हिस्सा था। फिलहाल देखा जाए तो ये सारी प्लानिंग काम कर गई। किसी एक इंसान ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। वे सब के सब बंकर मैनेजमेंट के कहने पर डोम के अंदर छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन बंकर मैनेजमेंट हर छोटी चीज को तो कंट्रोल कर सकता था, पर वो हर इंसान के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब लड़की वॉशरूम गई तो उसे पास से कुछ अजीब सी आवाजें आई तो उसने तुरंत दरवाजा तोड़ा और देखा कि वहां किसी ने फांसी लगा ली थी। अगर उस लड़की ने जोर से मदद न मांगी होती और बंकर के डॉक्टर ने समय पर आकर न बचाया होता तो उस इंसान की सच में मौत हो जाती। लेकिन उस आदमी की जान बचाने के बाद भी उसने डॉक्टर और उस लड़की से उल्टा सवाल किया। उसके इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। शायद अमीरों का मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए उसी वक्त लाउड स्पीकर पर हेलेन का अनाउंसमेंट हुआ। चूंकि अब कोई भूकंप का झटका नहीं आया है, इसलिए आप सबको डोम में छिपने की जरूरत नहीं है। सभी अमीर लोग अब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। लेकिन जब वे लोग ऊपर आए तो उनके चेहरों पर जरा भी खुशी नहीं थी। डॉक्टर ने जब देखा कि महिला ठीक है तो वो जल्दी से कंट्रोल रूम में गया। डॉक्टर ने हेलेन से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रैकिंग बैंड के डेटा से डॉक्टर को पता चला कि बहुत से लोगों की हालत ठीक नहीं है। बात करते करते उसने सारा डेटा सामने रख दिया, लेकिन डॉक्टर की बातों से हेलेन का इरादा नहीं बदला। हेलेन ने डॉक्टर से कहा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। अगर ये काम पूरा हो गया तो उन सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये कहने के बाद हेलेन वहां आ गई। बंकर के इन लोगों के चलने के तरीके से ही पता चलता है कि वे कितने उदास हैं। क्या इन अमीरों ने कभी सोचा था कि उनका ऐसा दिन भी आएगा? फिर भी हेलेन इन अमीरों की परेशानी और बढ़ाना चाहती थी। हेलेन उस रेडिएशन के शिकार हुए कर्मचारी का इस्तेमाल करके इन अमीरों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहती थी। जल्द ही बंकर के कर्मचारी उन 3 परिवारों के दरवाजे पर पहुंच गए और उनके परिवार वालों को अपने साथ ले गए। बंकर के कर्मचारियों ने इसका कारण बहुत सीधा सा बताया। उन्हें खास ब्लड ग्रुप वाले लोगों की मदद चाहिए। ये तीनों बहुत ही ध्यान से चुनी गई महिला डॉक्टर थी, जिन्हें उस रेडिएशन के शिकार इंसान का ऑपरेशन करना था। इसलिए उनमें से हर एक को एक पैकेट खून देना था। पहली महिला काम करने वाली जगह पर गई। उसने शीशे की दीवार के पीछे जले हुए इंसान को देखा और साथ ही अपना खून भी थोड़ा थोड़ा करके निकलते हुए देखा। उस महिला के डर को और बढ़ाने के लिए डॉक्टर ठीक उसी समय ऑपरेशन टेबल पर उस आदमी का ऑपरेशन करने पहुंच गया। डॉक्टर की आवाज सुनकर वो महिला डर के मारे लगातार रोने लगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जब ये खून देने वाले लोग चले जाएंगे तो डॉक्टर भी शीशे की खिड़की पर झुक जाएगा। और वो खुद भी बहुत परेशान था। और खून देने के बाद जब वो लोग बाहर आए तो जाहिर है उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से बात की। पूरे हॉल में घबराहट से भरे सवाल और जवाब गूंज रहे थे। और तभी जले हुए इंसान का नाटक करने वाला कर्मचारी जैसे ही अंदर आया, सब लोग उसके सपोर्ट में तालियां बजाने लगे। ठीक उसी समय हेलेन ने कैमरे में देखा कि एक कमरे में अकेली डॉक्टर लगातार रो रही है। उसने थोड़ा सोचा और फिर डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर इतना बड़ा मेंटल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसने हेलेन से कह दिया कि वो अब ये काम नहीं करना चाहता, भले ही ये सिर्फ एक नाटक हो। डॉक्टर से बंकर में रहने वाले लोगों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। हालांकि डॉक्टर ने हेलेन से वादा किया कि अगर वो बाहर भी चला गया तो किसी को यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर हेलेन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अगर डॉक्टर सच में अपने
अपना वादा निभा सकता तो वो यहाँ से जाने की बात ही नहीं करता। हेलेन की इन बातों से डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया और वह पलट कर चला गया। उन दोनों को ये नहीं पता था कि हेलेन का भाई लगातार उन्हें देख रहा था। अपनी बहन और डॉक्टर को झगड़ते हुए और प्लान के लीक होने का खतरा देखकर केविन चुपचाप उन दोनों के पास पहुंच गया। बहुत ही जल्द डॉक्टर की लाश लोगों को मिल गई, लेकिन केविन ने कहा कि उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की है। डॉक्टर काफी देर तक चिल्लाता रहा और ऐसा लग रहा था कि उसे पैनिक अटैक आया था। डेड बॉडी को पैक कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी केविन की बातों पर यकीन नहीं था। आखिरकार जो आंखों से दिखता है वही सच होता है, इसलिए वे खुद कैमरे की रिकॉर्डिंग देखना चाहते थे। इसलिए केविन उन सबको कंट्रोल रूम में ले गया। जब उन्होंने अपनी आंखों से डॉक्टर को रेलिंग के पास जाते हुए देखा, तब जाकर उन्हें केविन की बात पर यकीन हुआ। बेशक ये सब केविन की कंप्यूटर ट्रिक थी, क्योंकि केविन एक कंप्यूटर हैकर था और टेक्नोलॉजी से जुड़ा सारा काम वही देखता था। बंकर में आने से पहले अमीर लोगों ने बंकर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके हिसाब से वे जानते थे कि कुछ समय के लिए उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाएगा। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल दिए थे या अपने करीबियों को मैसेज भेज दिए थे, ताकि उनकी लोकेशन के बारे में किसी को पता ना चले। आखिर में इन सभी अमीर लोगों ने यही बहाना बनाया कि वे किसी दूर की जगह जा रहे हैं और 4 हफ्तों के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन हेलेन के एक आदमी ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, जैसा कि अक्सर फिल्मों और टीवी शो में होता है। इस समय कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसके परिवार वाले या दोस्त कहाँ गए हैं। अगर वे बंकर में मौजूद इन लोगों से संपर्क नहीं कर पाए और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया तो क्या होगा? लेकिन हेलेन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एग्रीमेंट के हिसाब से गेस्ट को अपने फोन उन्हें देने पड़े थे, इसलिए अब हेलेन के पास कुछ भी करने का पूरा मौका था। साइलेंस, सीसीटीवी कैमरों और माइक के जरिए बंकर में रहने वाले हर इंसान की हर एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा था। यहाँ तक कि उनके कमरों में होने वाली पर्सनल बातें भी कैमरों या माइक में रिकॉर्ड हो जाती थी और ये सारा डेटा जमा किया जा रहा था। एआई सिस्टम रोशन इन बंकर मालिकों के बात करने के तरीके को कॉपी कर लेता था। जब भी कोई मैसेज आता तो रोशन उसे उनके स्टाइल में एडिट करके उसका रिप्लाई भेज देता था। जैसे कि अभी किसी ने उनमें से एक को वॉइसमेल छोड़ा और केविन ने रोशन को उसका रिप्लाई करने को कहा। सच में रोशन का रिप्लाई बिल्कुल परफेक्ट था। सामने वाले को इस रिप्लाई पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। हेलेन को लगा कि उसके प्लान के हिसाब से बंकर के अमीर लोग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन वो भूल गई थी कि जवान और जोश से भरे नौजवान रूल्स तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। अब खाने का समय निकल चुका था और मैक्स के पिता को बेचैनी होने लगी। वो कुछ खाना चाहते थे ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो सके, लेकिन रेस्तरां के वेटर ने कहा कि खाना लिमिट में ही मिलता है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। उसी समय हेलेन के डेटा सेंटर ने भी मैक्स के पिता की हार्ट बीट बढ़ने का अलर्ट दिया। तब तक मैक्स के पिता वेटर को धक्का देकर खाने की प्लेट के पास पहुंच गए और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। लेकिन हेलेन के आदमियों ने उन्हें खाना छोड़ने को कहा और अपनी टेजर गन निकालकर उन्हें जोर का झटका दिया, जिससे मैक्स के पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी को अपने पिता से दूर हटने को कहा। जब उस आदमी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो मैक्स ने पलटवार करते हुए उससे टेजर गन छीन ली और उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। ये देखकर बंकर के और भी लोग वहां आ गए। चारों तरफ गार्ड्स होने की वजह से मैक्स ने मामले को और ज्यादा नहीं बढ़ाया और अपने पिता को सहारा देकर वहां से चला गया। लेकिन इस घटना के बाद अमीर लोगों और बंकर मैनेजमेंट के बीच के भरोसे में दरार आ गई थी। अपना भरोसा वापस जीतने के लिए बंकर मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को रेडियो स्टेशन पर बुलाया जिन्हें दूसरी भाषाएं आती थी। रेडियो का इस्तेमाल समझाने के बाद बंकर के कर्मचारियों ने सबको आजादी से मैसेज भेजने को कहा। ये सुनकर सबने तुरंत रेडियो पर मदद मांगना शुरू कर दिया, लेकिन सामने से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जिससे लोगों के दिलों में डर और चिंता और बढ़ गई। फिर भी वे बिना हार माने लगातार रेडियो पर बात करते रहे। अब बंकर में फंसे इन अमीर लोगों की हालत बिन पानी की मछली जैसी हो गई थी। ये रेडियो ही उनके लिए आखिरी उम्मीद बचा था। उनकी इस लगातार कोशिश का असर हुआ और आखिरकार उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। सामने वाला लगातार बोल रहा था कि वे इमरजेंसी में फंस गए हैं, उनके प्लेन का ईंधन खत्म हो गया है और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। उस महिला ने जल्दी से ये बात सबको बताई। ये देखकर बंकर के कर्मचारी ने तुरंत उससे माइक छीन लिया। आगे की बातचीत में पायलट ने अपनी पूरी सिचुएशन बताई और मदद की गुहार लगाई। कृपया रिपोर्ट करें। कौन? 180 सेकंड, जल्दी कीजिए। कर्मचारी ने जैसे ही माइक लेकर पायलट को यह बताने की कोशिश की कि ये बंकर का रेडियो है, तभी उसने सुना कि पायलट कह रहा है कि लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है और उनका प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ बंकर मैनेजमेंट का रचा हुआ एक नाटक भर था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मदद मांगने वाले प्लेन के यात्रियों की डर से भरी चीखें सुनाई दी और फिर प्लेन क्रैश होने के बाद एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। बंकर मैनेजमेंट ने इतना बड़ा नाटक रचा और इन अमीर लोगों को बंकर में फंसा कर रखा। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, बंकर के सबसे अमीर आदमी फ्रैंक की आधी से ज्यादा दौलत हड़पना। बाकी लोग तो सिर्फ मोहरे थे ताकि फ्रैंक के लिए ये सारा नाटक बिल्कुल असली लगे और उसे एक शानदार रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। रेडियो वाले नाटक के बाद बंकर मैनेजमेंट ने अमीर लोगों को पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि बाहर की दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी ताकि वे फ्रैंक की प्रॉपर्टी हथिया सके। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो मौका आ ही गया। फ्रैंक के पार्टनर रे ने उसे फोन किया क्योंकि वे हाल ही में एक दूसरी बड़ी कंपनी को खरीदने वाले थे। इसके लिए उसे फ्रैंक के साइन या ऑथराइजेशन की जरूरत थी। बंकर मैनेजमेंट जाहिर तौर पर फ्रैंक को फोन पर बात नहीं करने देता। उसकी जगह उन्होंने अपने 11 साल से टेस्ट किए जा रहे एआई सिस्टम रोशन का इस्तेमाल किया। जब से फ्रैंक बंकर में आया था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, हरकतें और उसकी सारी बातचीत को रोशन के सिस्टम
में फीड कर दिया गया था। अब रोशन इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल असली लगने वाला फ्रैंक बना सकता था। इस बेहतरीन डीप फेक टेक्नोलॉजी के सामने रे को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ये जानकर कि फ्रैंक अभी कुछ समय तक वापस नहीं आ पाएगा, रे ने फ्रैंक से उसके घर की तिजोरी का पासवर्ड मांगा, क्योंकि सारे जरूरी ऑथराइजेशन पेपर्स उसी में रखे थे। वहीं पर ऑथराइजेशन पेपर्स वाले ब्राउन लिफाफे के नीचे डूम्सडे बंकर के लोगो वाली एक ब्लैक कलर की फाइल रखी थी। ये देखकर भी रे ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बस अपने काम के पेपर्स निकाल लिए। लेकिन बंकर मैनेजमेंट को इस बात की कोई खबर नहीं थी और उन्होंने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्रैंक की दौलत हड़पने का उनका प्लान अब कामयाब होने वाला था और यहाँ मौजूद हर इंसान जल्द ही करोड़पति बनने वाला था। ये यूनिकॉर्न कंपनी हेलेन की बिछाई हुई एक चाल थी। वो रे को 850 मिलियन यूरो का भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट देगी। जैसे ही पैसे अकाउंट में आएंगे वे उन पैसों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर तुरंत 150 कंपनियों में ट्रांसफर कर देंगे और फिर धीरे धीरे उन्हें घुमाएंगे। जब ये सारा पैसा सब में बंटेगा तो हर एक के हिस्से में कम से कम $250 मिलियन आएंगे। हेलेन और बंकर के बाकी लोग अपने शानदार भविष्य के सपने देखने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें अचानक बंकर की छत पर कोई बेहोश पड़ा हुआ मिला और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की पत्नी जेसिका थी। क्योंकि पहले वाले डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, अब बंकर में मेडिकल की समझ रखने वाली इकलौती इंसान फ्रैंक की छोटी बेटी एना थी। इसलिए उन्होंने जेसिका के इलाज के लिए एना को बुलाया। एना ने जो बताया वो बहुत डराने वाला था। जेसिका को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी नाम की बीमारी थी। बंकर की दवाइयों से सिर्फ उसकी तकलीफ कम की जा सकती थी। असली इलाज के लिए डायलिसिस मशीन की जरूरत थी, वरना जेसिका की 72 घंटों के अंदर मौत हो सकती थी। ये खबर सुनकर फ्रैंक से भी ज्यादा दुखी कोई और था और वो था मैक्स। मैक्स और फ्रैंक की बड़ी बेटी निका एक बहुत ही प्यारी जोड़ी थे। दोनों बचपन के प्यार से लेकर शादी के बंधन तक पहुंचे थे। असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल पहले एक दिन मैक्स ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो निका को कार में घर ले जा रहा था। नशे की हालत में उसने कार सीधे सड़क किनारे बिजली के खंभे में ठोक दी। निका की मौके पर ही मौत हो गई और इस वजह से मैक्स को 3 साल की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद मैक्स को पता चला कि निका की मौत के 1 साल बाद ही उसकी मां की डिप्रेशन से मौत हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से ही फ्रैंक अपनी पत्नी और एक बेटी को खो चुका था। इसलिए मैक्स ने फैसला किया कि वो डायलिसिस मशीन ढूंढने के लिए बंकर से बाहर जाने का जोखिम उठाएगा, ताकि वो जेसिका की जान बचा सके, भले ही ये फ्रैंक के लिए ही क्यों ना हो। जेल में अपने 3 साल के अनुभव के कारण मैक्स को एहसास हुआ कि बंकर के अंदर सुरक्षा गार्ड और कैमरे बहुत ज्यादा है। ये जगह किसी सेफ हाउस से ज्यादा एक बड़ी जेल जैसी लग रही थी। मैक्स को पता था कि वह अकेला यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए उसने एना को मदद के लिए बुलाया। मैक्स को शक था कि कमरे में रखे इस गोल वॉइस असिस्टेंट में कैमरा हो सकता है, इसलिए उसने इसे एक कपड़े से ढक दिया। फिर पोर्टेबल स्पीकर की आवाज फुल कर दी और स्पीकर को अपने हाथ पर बांध लिया। अगर रिस्टबैंड में कोई माइक हुआ तो बंकर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। ये सब करने के बाद मैक्स ने एना को अपना प्लान बताया। उसे बंकर में एक खुफिया जगह मिली थी। छत के ऊपर एक इमरजेंसी रास्ता छिपा हुआ था, इसलिए मैक्स ने ध्यान भटकाने के लिए एक शॉर्ट सर्किट करने का प्लान बनाया, ताकि वो देख सके कि बंकर की लाइट वापस आने में कितना समय लगता है। यही मैक्स के भागने का समय होगा। टूल्स जुगाड़ने के बाद दोनों वॉशरूम में आ गए और मैक्स ने तुरंत चिमटी को तारों की तरफ बढ़ा दिया। इस बीच डेल भी फ्लाइट लेकर बैंकॉक पहुंच गया था और उसने उस यूनिकॉर्न कंपनी को ढूंढ लिया। लेकिन डेल ने फाल्कन को बताया कि वो अब ये कंपनी नहीं खरीदेगा, क्योंकि किसी और ने बाजी मार ली है। ये कहते हुए डेल ने फाल्कन को अपने दुश्मन दिखाए। स्क्रीन पर लोगों को देखकर हेलन और चश्मे वाले ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। ये आदमी उन्होंने ही सेट किया था ताकि डेल को इस कंपनी की असली कीमत समझ में आए। लेकिन उसी पल मैक्स ने तार काट दिए, जिससे सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया और डेल ने देखा कि स्क्रीन पर रोशन नाम दिखाई दे रहा था। इस टेस्ट के जरिए मैक्स को पता चल गया कि बंकर की लाइट कटने और वापस आने में 2 मिनट 45 सेकंड लगते हैं। इस अचानक हुई गड़बड़ से हेलन को भी लग गया था कि डेल को शक हो सकता है। सिस्टम के वापस चालू होने के बाद उसने डेल को कॉल किया। डेल के आज रात के प्रोग्राम के लिए हेलन ने पहले से ही सब सेट कर रखा था। जब डेल रात को डिनर कर रहा होगा तो वो एक बेचारी सी लड़की एमी को देखेगा, जो अपनी माँ के पास रो रही होगी। ये देखकर डेल के अंदर उसे बचाने की फीलिंग जाग जाएगी और हुआ भी ऐसा ही। डेल जाल में फंस गया। वो एमी के पास गया और उससे बात करने लगा। डेल ने इस रेस्टोरेंट को इसलिए चुना था क्योंकि इसका नाम लॉरा था और यही डेल की माँ का भी नाम था। दोनों की जान पहचान होने के बाद एमी डेल को कहा ले जाएगी। पड़ोस में ही एक नया क्लब खुला था जिसका नाम लॉरा क्लब था। इस तरह दोनों हेलन के शानदार तरीके से सजाए गए लॉरा क्लब में पहुंचे। शराब और डोपामाइन के नशे में डेल को लगा कि सामने खड़ी लड़की से उसे पहली नजर का प्यार हो गया है। ये क्लब उसके लिए किसी जन्नत जैसा था। इतने सालों से डेल हमेशा फाल्कन के पीछे ही रहता था, लेकिन आज वो असल में बॉस बन सकता था। खासकर तब जब डेल का लकी गाना बजने लगा। 2004 में जब डेल ने उस 5 बनाने वाली कंपनी को खरीदा था तो उसकी कीमत 400 गुना बढ़ गई थी। उसके बाद से ये गाना उसका फेवरेट बन गया था। हर डील फाइनल होने पर ये गाना उसके ऑफिस में बजता था। लेकिन डेल को ये नहीं पता था कि एमी समेत बार में मौजूद सभी 70 लोग सिर्फ उसके लिए नाटक कर रहे थे। बैंकॉक में एक क्रेजी रात बिताने के बाद एमी और डेल एक साथ होटल पहुंचे। तभी एमी को घर से कॉल आ गया। पता चला कि वो लोग एमी के साथ छुट्टी पर जाने वाले हैं और उनकी फ्लाइट बस 1 घंटे में है। लेकिन एमी ने उसे अपने सोशल मीडिया का लिंक दे दिया, जिस पर मौजूद सारे वीडियो में एक खुशमिजाज और एनर्जी से भरी लड़की नजर आ रही थी। ये सब देखकर डेल का दिल मचलने लगा। वो उसे पाना चाहता था पर पा नहीं सकता था। फिर जैसे तैसे डेल को कुछ मिनटों के लिए नींद आई तो फाल्कन का उसे कॉल आ गया। उसने डेल से कहा कि डील जल्दी फाइनल करे, थोड़े पैसे ज्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, जरूरी यह है कि कंपनी हाथ से न जाए। इस वक्त डेल के दिमाग में ये सब कैसे आ सकता था, लेकिन अगली बात सुनकर डेल तुरंत अलर्ट हो गया।
इस तरह डेल आधी नींद में ही यूनिकॉर्न कंपनी पहुंच गया, पर वहां एसी खराब था और सारे कर्मचारी फाइलों से हवा झल रहे थे। डेल शायद यही सोच रहा होगा कि जल्दी से डील खत्म करे और जाकर होटल का एसी खाए, लेकिन अब डेल को थोड़ा और उकसाने का समय था। जैसे ही डेल बैठा तभी उनके दुश्मन कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। अरे, क्या आप यहाँ ग्रीन टी का कप 999 में खरीदने आए हैं? डेल को बिना किसी हिचकिचाहट के साइन करते देख हेलन ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी वक्त बंकर की लाइट अचानक फिर से चली गई। हेलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो बस अपने अकाउंट में 900 मिलियन यूरो आने का इंतजार था। कुछ मिनटों बाद इतने सारे जीरो देखकर हेलन को लगा कि उसने इतने सारे जीरो सिर्फ चेंगडू में ही देखे थे। उसे समझ आ गया कि उसका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। बंकर की लाइट दूसरी बार जाना मैक्स और एना का ही काम था। एना की मेडिकल रूम में फ्री एंट्री की वजह से वो वहां से कुछ केमिकल ले आई और बहाना बनाया कि उसके रूम का नाला ब्लॉक हो गया है और उसे रिपेयर की जरूरत है। जैसे ही प्लम्बर ठीक करने आया, मैक्स अचानक सामने से आया और उसने उस प्लम्बर को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। एना जब दोबारा लौटी तो उसने बंकर के स्टाफ के कपड़े पहने हुए थे। उसने स्टाफ के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके स्टोर रूम खोला और अपने मतलब का फायर एक्सटिंग्विशर ले लिया। रूम में वापस आने के बाद दोनों ने फिर से शॉर्ट सर्किट करने की तैयारी की, लेकिन इस बार उनका प्लान थोड़ा बड़ा था। एना ने मेडिकल रूम से लाए केमिकल का इस्तेमाल करके एक बम भी बना लिया था ताकि मैक्स को थोड़ा और समय मिल सके। बम को स्टोर रूम में चिपकाने के बाद दोनों सेफ हाउस के हॉल में गए और फायर एक्सटिंग्विशर से धुआं कर दिया ताकि कैमरों में कुछ दिखाई न दे और मैक्स को भागने का टाइम मिल जाए, क्योंकि इसी बीच मैक्स इस अफरात फरी का फायदा उठाकर इमरजेंसी रास्ते से ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि पैसा अकाउंट में आ गया था, हेलन सोचने लगी कि बंकर की लाइट बार बार क्यों जा रही है। इतने दिनों की मॉनिटरिंग के बाद उसे यकीन हो गया था कि ये सब मैक्स की ही करतूत है। इस बार हेलन ने अपने आदमी कार्ल को एक्शन लेने के लिए कहा। उसने हथियारों वाले बक्से की कार्ड की उसे दे दी और कार्ल तुरंत बंदूक लेकर निकल पड़ा। दूसरी तरफ एना ने देखा कि मैक्स सीढ़ियों से ऊपर चला गया है और वो प्लान के मुताबिक अपने कमरे में लौट आए, लेकिन दोनों ईयरफोन के जरिए लगातार एक दूसरे से बात कर सकते थे। और तभी कार्ल भी एना के दरवाजे पर आ गया। अंदर आकर उसने देखा कि कपड़े जमीन पर फैले हुए हैं। एना बिस्तर पर लेटी है और बंकर का स्टाफ वही बेहोश पड़ा है। एना ने बहाना बनाया कि उसका उस स्टाफ के साथ चक्कर चल रहा है और वो साथ थे, जिसके बाद वह सो गया। लेकिन कार्ल को एना की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सीधे एना के सिर पर बंदूक तान दी और उसे अपने साथ चलने को कहा। दूसरी तरफ डील पूरी होने के बाद डेल एक पल भी बैंकॉक में नहीं रुकना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एमी लगातार उस पर नजर रख रही है। डेल को प्राइवेट जेट में चढ़ते देख एमी ने तुरंत हेलन को खबर कर दी, लेकिन जब जेट हवा में था, डेल ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक बड़े से होर्डिंग पर किसी की जानी पहचानी शक्ल दिखी। डेल तुरंत समझ गया कि वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गया है और अब वो एमी का पेज भी नहीं खोल पा रहा था। उस पर पेज नॉट फाउंड आ रहा था। उसने जल्दी से बैंकॉक के लॉरा क्लब को सर्च किया, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। डेल को फिर तिजोरी वाले उस डॉक्यूमेंट की याद आई। इतने बड़े धोखे का पता चलते ही डेल ने तुरंत जेट को वापस मोड़ने को कहा। जब वह यूनिकॉर्न कंपनी वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, यहाँ तक कि डेस्क भी गायब थे। उसने तुरंत फाल्कन को कॉल किया और कयामत के दिन वाले बंकर के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो शायद जेसिका का खरीदा हुआ कोई फालतू सा खिलौना होगा। ये देखकर कि फाल्कन इस बात को मानने से मुकर रहा है, डेल ने सीधे उससे उसका निकनेम पूछा। जब फाल्कन इसका जवाब नहीं दे पाया, डेल को पक्का यकीन हो गया कि उसके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीधा पुलिस को कॉल कर दिया ताकि सारी बात बता सके। हेलन ने भी तुरंत एमी को एक्शन लेकर डेल को खत्म करने को कहा, वरना प्लान लीक हो जाता और सब के सब मारे जाते। डेल ने जैसे ही कॉल मिलाया, उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। बंकर के बाहर की मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन बंकर के अंदर का क्या? एना को लगा कि उसकी पोल खुल गई है, लेकिन कार्ल उसे मेडिकल रूम में ले आया। वजह बहुत ही सिंपल थी, जेसिका की हालत बहुत खराब थी और उसके दोस्त ने उसे आराम देने के लिए शराब और एंटीबायोटिक दे दी थी, जो कि जेसिका के लिए सख्त मना था। ये सुनकर एना के पास गुस्सा करने का भी समय नहीं था। उसने सबको बाहर निकाला और तुरंत जेसिका को इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन एना की लाख कोशिशों के बाद भी उसे एहसास हुआ कि जेसिका अब नहीं बचेगी। कहानी फिर से मैक्स की तरफ मुड़ती है, जो चुपके से बंकर के रिसेप्शन पर पहुंच गया था। रिसेप्शनिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैक्स ने उसे धमकी दी, तुम्हें ये बेहोशी का इंजेक्शन चाहिए या मेरे सख्त मुक्के? रिसेप्शन पर मैक्स को एक ऐसा टैबलेट मिल गया जिससे सिस्टम कंट्रोल होता था और इधर हेलन लगातार कैमरों पर नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि मैक्स बंकर से भागने वाला है। उसने तुरंत कार्ल को उसे रोकने भेजा। मैक्स ने पासवर्ड डाला और वो लॉकर खोल लिया जहां हैजमैट सूट रखे थे। सूट पहनने के बाद मैक्स तुरंत डिकंटामिनेशन रूम में चला गया। वो ऊपर जाने की तैयारी में था, लेकिन कार्ल और बाकी लोग भी बहुत तेजी से आ गए। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और लिफ्ट से ऊपर आ चुके थे। जैसे ही मैक्स दरवाजा खोलने ही वाला था, उसे अचानक एना की आवाज सुनाई दी, तुम वहां मारे जाओगे। क्या तुम अपनी माँ का इंतजार कर रहे हो? मेरे सिग्नल की वजह से अपनी जान मत गंवाना। क्या तुम सुन रहे हो? मैक्स, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एना की बात सुनकर मैक्स ने कहा कि उसे बाहर जाना ही होगा। दरअसल उसने पहले ही सोच लिया था कि जेसिका को बचाना सिर्फ एक तरह का पश्चाताप था, लेकिन रोज फाल्कन की शक्ल देखना मैक्स के लिए किसी सजा से कम नहीं था। यहाँ घुट-घुट कर जीने से अच्छा मैक्स को लगा कि वो बंकर से बाहर चला जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। हालांकि मैक्स ने वादा किया कि अगर बाहर सब कुछ ठीक रहा तो वो एना को लेने वापस आएगा। ये कहकर मैक्स ने अपना मास्क पहन लिया और डिकंटामिनेशन रूम का मेन दरवाजा खोल दिया। वो ऊपर सतह पर जाने वाली लिफ्ट में चढ़ गया और लिफ्ट के दरवाजे उसके सामने बंद हो गए। एक कदम
पीछे रह गया कार्ल अब सिर्फ अपना गुस्सा निकाल सकता था। उसने लिफ्ट पर गोलियां चला दी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बाहरी दुनिया से बस एक दरवाजे की दूरी पर था। मैक्स ने ऊपर जाने वाली लिफ्ट को पूरी तरह से लॉक कर दिया ताकि कोई भी उसका पीछा न कर सके। जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक ऐसी नई दुनिया थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, अगर आप इस बिलियनर बंकर सीरीज के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये मनी हाइस्ट की टीम ने बनाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शो के पहले 3 एपिसोड काफी फास्ट और मजेदार है, लेकिन बाद के 5 एपिसोड्स में बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा दिखाया गया है। इसलिए आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैंने फालतू की चीजों को हटा दिया है और सिर्फ मैन कहानी को ही फास्ट तरीके से आपके सामने पेश किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।